जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, हम लोग अपने एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए जो प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे थे, आज हमारी उसकी तीसरी क्लास होगी। तो जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए कह रहे थे, तो बच्चों मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है और उसका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप चैनल पे आकर के जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अच्छा बच्चों, तो जो भी प्रश्न आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न देखिए, 7वीं शताब्दी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? बच्चों, अगर हम लोग हर्षवर्धन की बात करें तो ये हर्षवर्धन, इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इनकी राजधानी क्या थी बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा। इनकी राजधानी थी आपकी कन्नौज। पुष्यभूति वंश से ये संबंधित थे। इनकी एक और राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था बच्चों थानेश्वर, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, हर्षवर्धन की बात करें बच्चों तो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा था। एक ग्रंथ आपको देखने को मिलता है क्या, जिसका नाम है नागानंद। एक ग्रंथ आपको इनका मिलेगा जिसका नाम क्या है, रत्नावली। और एक ग्रंथ इनका मिलेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है प्रियदर्शिका। तो ये तीनों ग्रंथ इन्हीं का है, किनका? हर्षवर्धन का। इन्हीं के दरबार में आप देखेंगे तो एक कवि रहा करते थे बच्चों, जिनका नाम क्या था, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने भी 2 ग्रंथ लिखे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक ग्रंथ है उसका जिसका नाम है कादंबरी, और एक ग्रंथ है बच्चों जिसका नाम है हर्षचरित। इन दोनों ग्रंथों को याद रखिएगा। ये किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, एक चीनी यात्री हुआ करता था जिसका नाम था वेनसांग। क्या नाम था बच्चा? वेनसांग। ये भी किसके दरबार में आया था? तो इसी हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसने भी एक किताब लिखी थी बच्चों, उसका क्या नाम था? तो इसने जो किताब लिखी थी उसका नाम था बच्चा, ध्यान रखिएगा, सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक हुआ करता था कुजुल कड़फिसेस। क्या नाम था उसका, कुषाण वंश वाले का? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम था कुजुल कड़फिसेस। बहुत बढ़िया, इसका ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश का संस्थापक था। और ये यूची कबीले से संबंधित थे बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा, यूची कबीला। सातवाहन वंश की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, सिमुक। और इनकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी इनकी प्रतिष्ठान, सातवाहन वंश की। और बच्चों, अगर हम राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो इनका भी नाम याद रखिएगा, नाम था इनका दंती दुर्ग। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बात कर रहे हैं किसकी? मौलिक अधिकारों की। तो बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसको हमने कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। ध्यान रखिएगा, इस भाग को क्या कहा जाता है बच्चा? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सवाल बनता है बच्चा। अच्छा, इसी में अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 32। और संविधान के अनुच्छेद 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 24। अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब ये बच्चों उपाधियों का अंत करता है। किसका अंत करता है? उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19 ये राइट टू स्पीच है बच्चा, अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 की बात करें बच्चों तो ये क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि जो मानव दुर्व्यापार होता है ना, मानव दुर्व्यापार, और जो आपका फोर्स्ड लेबर दुर्व्यापार और आपका बलात् श्रम, उसका प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो बच्चों अगर मोहम्मद गोरी की बात करें तो इसने भारत में, आप सबको पता होगा कि तुर्की राज्य की स्थापना की थी इसने भारत में। एक युद्ध होता है बच्चों, जिस युद्ध को कहते हैं क्या? तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन के प्रथम युद्ध को देखेंगे तो ये आपका 1191 में हुआ था बच्चों, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार के भगा दिया था। उसके बाद बच्चों अगले ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? हरा दिया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बच्चों अगर हम लोग जयचंद की बात करें तो ये जो जयचंद है ना, इसके साथ एक युद्ध हुआ इसका, जिसका नाम है चंदावर का युद्ध। और ये चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1194 में आगरा में यमुना नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था बच्चों, चंदावर का युद्ध। अच्छा, एक है आपका मूलराज द्वितीय। तो इसकी अगर बात करें बच्चों तो ये गुजरात के चालुक्य वंश से संबंधित था मूलराज द्वितीय, और 1175 से 1178 तक इसका शासनकाल था। और ध्यान रखिएगा 1178 में इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था बच्चों, कूट कूट के भगा दिया था। परमाल देव की बात करें बच्चों तो ये आपके चंदेल वंश के शासक हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। आल्हा उदल नाम सुना होगा आप लोगों ने, आल्हा उदल का। ये जो आल्हा उदल है ना, इन्हीं के सेनापति हुआ करते थे परमाल देव के, ध्यान रखिएगा इनको। अगला देखिए, अमर सिंह निम्नलिखित में से किसके दरबार के तेजस्वी दिग्गजों में से एक थे? बच्चों बात कर रहे हैं किसकी? अमर सिंह की। तो देखिए अमर सिंह की बात करें बच्चों तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे, जिनको आप लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अच्छा जी, अगर कुमार गुप्त की बात की जाए तो आप सबको पता है बच्चा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमार गुप्त ने कराई थी बच्चों। चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए बच्चों तो 319 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या चलाया था? इन्होंने चलाया था आपका गुप्त संवत। तो गुप्त संवत चलाने का श्रेय किसको है? तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को है। और समुद्रगुप्त की बात की जाए बच्चों तो ध्यान रखिएगा इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। बच्चों एक भी युद्ध ये नहीं हारे, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त को। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, जब कभी भी भारत में कोई नया राज्य का निर्माण करना है तो जब आपका वो विधेयक होगा और मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा तो उसको साधारण बहुमत से पारित करेंगे कि 2/3 से करेंगे कि 2/3 और आधे राज्यों के समर्थन से करेंगे या फिर 3/4 से करेंगे? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एक होता है अनुच्छेद 368 जिसके तहत संविधान में संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। लेकिन जब भी नया राज्य बनाना होता है ना तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं होता है। अनुच्छेद 4 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि साधारण बहुमत से ही आप नया राज्य सृजित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? बहुत बढ़िया। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, 1987 में गोवा राज्य बना हमारा। आपका दमन और दीव, दीव की बात कर रहा है तो ये खंभात की खाड़ी, ये वाला हिस्सा जो गुजरात का नीचे वाला हिस्सा है इसी को आप खंभात की खाड़ी कहते हैं। और यहीं पर एक आइलैंड है दीव, ध्यान रखिएगा, ये भी बात सही है। अच्छा जी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, तो बिल्कुल ये भी बात सही है बच्चों। 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को आप देखेंगे एक नया राज्य बनाया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। गोवा हमारा राज्य कब बना था? 1987 में। दादर नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसियों के अधीन था, ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों। ये किसके अधीन था? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। कौन? दादर नागर हवेली, इस बात को ध्यान रखिएगा।
10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया और दादर नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो 2020 में क्या कर दिया गया, दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन दो तिथियों को विषुव, जिसको आप वो लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, यह पड़ता है? तो विषुव की बात करें बच्चों तो एक होता है आपका जिसको आप लोग कहते हैं वसंत विषुव। क्या कहते हैं बच्चा? वसंत विषुव। और एक होता है बच्चों जिसको आप लोग कहते हैं शरद विषुव। तो वसंत विषुव जो होता है ना बच्चा, ये आपका पड़ता है 21 मार्च को, और जो आपका शरद विषुव होता है ये ठंडियों में पड़ता है, जिसको आप कहते हैं 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों डेट एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? बोल रहा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1931 में, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे आपके कौन? जिनके अध्यक्ष हुआ करते थे आपके सरदार पटेल। और इन्हीं सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था बच्चों, और यहीं पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आपका पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो जो आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था ना बच्चों, इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है, प्रवाल द्वीप कहां पर पाए जाते हैं? तो पहले मुझे ये बताइए कि ये जो प्रवाल होते हैं ये होते क्या हैं बच्चों? तो प्रवाल एक बहुत छोटे से जीव होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ये जो जीव होते हैं ना, इनकी जो बाहर की खोल होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, वो बनी होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की। ध्यान से सुन लीजिए, वो बनी होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है बच्चों, जब ये जीव मर जाता है तो ये खोल जम जाती है, और जब पानी में खोल जमता है ना तो ऐसे ऐसे करके एक आइलैंड बन जाता है, जिसको आप लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये प्रवाल द्वीप अगर देखेंगे तो भारत में कहां मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप के निकट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा बच्चा। अच्छा, अगर लक्षद्वीप की बात करें तो टोटल इस पर 36 द्वीप हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। राजधानी क्या है? तो राजधानी है लक्षद्वीप की आपकी कवारत्ती। बहुत बढ़िया। इसका सबसे, अगर आपको नॉर्थ में द्वीप पूछे कि सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो उसको याद रखिएगा, उसका नाम है अमीनी द्वीप। क्या कहते हैं बच्चा? अमीनी द्वीप। और इसका सबसे दक्षिणी द्वीप अगर आपसे पूछे तो उसका नाम याद रखिएगा, उसको कहते हैं मिनिकॉय। क्या कहते हैं बच्चा? मिनिकॉय। लक्षद्वीप ये जो ऊपर का द्वीप है, और देखिए इस तरह से आप जब जाएंगे तो अरब सागर वाले हिस्से में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप आपको मिलते हैं। तो सबसे उत्तर में आपको अमीनी द्वीप मिलेगा, और सबसे दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? मिनिकॉय। और इन दोनों को अलग करने में आप देखेंगे एक सवाल बनता है कि लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से मिनिकॉय को किस डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? तो उसको याद रखिएगा, 9 डिग्री चैनल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो आपका ये लक्षद्वीप है, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है बच्चा, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है एंड्रॉथ। क्या नाम है बच्चा? एंड्रॉथ। ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियामक कौन है? मतलब जो आपका माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इनको रेगुलेट करने का काम करती है कौन? आपकी आरबीआई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई बच्चों? तो आप सबको पता है कि आरबीआई एक्ट आया था कब?
तो आरबीआई एक्ट आया था आपका 1934 में, और 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना की गई? आरबीआई की। एसबीआई कब बना बच्चा? तो एसबीआई आपका ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1955 को बना था आपका कौन? एसबीआई। नाबार्ड की बात करें बच्चों, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो इसको भी ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था। बच्चों अगर सेबी की बात करें तो ध्यान से समझ लीजिए, सेबी की स्थापना अगर आप देखेंगे तो सेबी अधिनियम लाया गया था 1992 में, और उसी समय इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकों के धोखाधड़ी से संबंधित है? तो बच्चों अगर बैंकों के धोखाधड़ी की बात करें तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा घोष समिति, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इस समिति की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा 1991 में। अच्छा, ये जो शिवरमन समिति है ना, ये बनी थी कब आपकी? तो ध्यान रखिएगा 1979 में, और इसी के तहत भारत में जो आप नाबार्ड देखते हैं ना, उस नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा कराया गया था? बहुत बढ़िया, किसकी बात कर रहा है? वृहदेश्वर मंदिर की बात कर रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, ये एक राजा हुआ करते थे बच्चों, जिनका नाम था राज राजा प्रथम। क्या नाम था? राज राजा प्रथम। और इन्हीं के द्वारा ये वृहदेश्वर मंदिर आपका बनाया गया था। कहाँ? तो ये आपके तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा इसको। द्रविड़ शैली का ये मंदिर है। 1987 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। अच्छा जी, एक सवाल बनता है कि किसे कहा जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, किसे कहा जाता है ग्रेट लिविंग, ध्यान से सुन लीजिए, ग्रेट लिविंग टेम्पल ऑफ चोला। तो ग्रेट लिविंग टेम्पल ऑफ चोला कहा जाता है किसको? तो इसी आपके वृहदेश्वर मंदिर को, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अच्छा, ये जो राष्ट्रकूट वंश है ना, इस राष्ट्रकूट वंश के द्वारा आप देखेंगे एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया गया आपके कहां पर? तो महाराष्ट्र वाले रीजन में, जहां पे कैलाश मंदिर है आपका, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पल्लव वंश को देखेंगे तो इनके द्वारा रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था बच्चों, और ये इन्हीं को आप लोग सप्त पगोडा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में है। और तुलुव वंश, तो इनको देखेंगे बड़ा फेमस है, कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य वाले। अगला देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? किसकी बात कर रहा है? भीमसेन जोशी की। तो इनकी बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा, ये आपके किराना घराने से संबंधित थे। अच्छा, ये दिया हुआ है रामपुर सासवा घराना, तो इसकी अगर बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा एक नाम उस्ताद इनायत खान। उस्ताद इनायत खान जो है ये आपके रामपुर सासवा घराने से हैं। आगरा घराने की बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा, नाम है उनका फयाज खान। कहां से हैं ये? आगरा घराने से। आपका ग्वालियर घराना अगर देखेंगे तो आपको यहीं पर मिलेंगे पंडित नारायण राव, पंडित नारायण राव बोडस। ध्यान रखिएगा, इनका भी नाम एग्जाम में पूछता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? क्या बोल रहा है? कुचिपुड़ी। तो बच्चों अगर कुचिपुड़ी नृत्य शैली देखें तो ये आपके है कहाँ का? तो ये आपके ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का है बच्चों। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इसी को हम लोग मटका नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और बच्चों इसके लिए फेमस है कौन? तो ध्यान रखिएगा शोभा नायडू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बच्चों अगर हम लोग बात करें किसकी? गुलाबो सपेरा की, तो इनकी बात करेंगे अगर आप लोग तो ध्यान से समझिएगा। राजस्थान का एक नृत्य है बच्चों जिसको आप लोग कहते हैं क्या? जिसको आप लोग कहते हैं कालबेलिया। तो ये उससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान। बच्चों वैजंती माला की बात की जाए तो ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है बच्चा, और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। अच्छा, दर्शन झावेरी की बात करें तो इनको अगर आप देखेंगे
तो मणिपुरी से ये संबंधित हैं, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, मणिपुरी नृत्य से हैं ये। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों अगर ठुमरी की रानी कहा जाए तो कहते हैं गिरिजा देवी को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और ये बच्चा ध्यान रखिएगा पटियाला घराने से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इनको, शास्त्रीय गायिका हैं ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? बहुत बढ़िया। तो किन्हें मिला था भारत रत्न पहली बार? तो ध्यान रखिएगा मिला था आपके एमएस सुब्बुलक्ष्मी को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। और इनको अगर देखेंगे कब मिला था भारत रत्न, तो भारत रत्न इनको मिला था 1998 में। और यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में बच्चों गाने वाले ये पहले संगीतकार थे, पहली महिला थी ये एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ध्यान रखिएगा इसको। 1966 में इन्होंने वहां पर परफॉर्म किया था। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, जनवरी 2024 में लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया? क्या बोल रहा है? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो बच्चों अगर इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा यह दिया गया है आपके सविता कंसवाल को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इनको अगर आप देखेंगे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या किया कि 2 चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई की थी। एक चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, किसकी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। और एक चोटी है आपकी मकालू, माउंट मकालू। और 16 दिन के अंदर इन दोनों चोटियों को इन्होंने फतह किया था, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बच्चों ओलंपिक से इस बार आपके एग्जाम में सवाल आना फिक्स है। तो अगर पहली भारतीय महिला की बात की जाए बच्चों, तो राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आप सब लोग जानते हैं। 2020 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था बच्चों, वहां पर इन्होंने जीता था कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल, अर्थात कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो हुआ था 2016 में, उसमें इन्होंने क्या जीता? उसमें इन्होंने जीता था आपका रजत पदक। तो ध्यान रखिएगा 2016 वाला आपका रियो में हुआ था, रियो ओलंपिक। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, किस राज्य के कपड़ा गंडा सॉल को जीआई टैग दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कपड़ा गंडा सॉल यह आपका बच्चों उड़ीसा का है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, उड़ीसा के ही ध्यान रखिएगा, खजूर से वहां पर गुण बनता है बच्चों, जिसको कहते हैं खजूरी गुण, इसको भी मिला है जीआई टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? बहुत बढ़िया। किस राज्य द्वारा यह कार्य किया गया है बच्चों? तो यह किया गया है आपके केरल के द्वारा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। और नाम क्या है? नाम है इसका सी स्पेस। क्या नाम है बच्चों? सी स्पेस, ध्यान रखिएगा। वहां का जो मलयालम सिनेमा है ना, इस मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए यह काम किया गया है केरल सरकार के द्वारा। अगला देखिए, हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, हेमिस महोत्सव। चलिए, थैंक यू सो मच।